नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद लखेसर, न्यूरोलॉजिस्ट, इंडस हॉस्पिटल, मानसरोवर। आज हम बात करेंगे पार्किंसन के बारे में। पार्किंसन डिजीज़, जिसे हम सेकिंग पाल्सी भी कहते हैं, यह एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो जनरली 60 प्लस की उम्र के बाद स्टार्ट होता है। बट यंग ऑनसेट पार्किंसन भी होता है जिसमें यह 45 साल या उससे पहले भी हो सकता है। लेकिन जो इसकी जो सबसे कॉमन वैरायटी है इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज़, वो जनरली 55 या 60 के बाद ही स्टार्ट होती है। पार्किंसन डिजीज़ में बेसिकली होता क्या है कि एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें दिमाग के जो डीप एरियाज़ है, बेसल गैंग्लिया, और उससे जुड़े हुए कुछ कनेक्शंस के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है डोपामिन, उसके जो रिसेप्टर है वो कम होने लगते हैं और डोपामिन की मात्रा जो है अपने ब्रेन में कम होने लगती है। उसकी वजह से कुछ लक्षण आते हैं। इसमें मुख्यतः 4 लक्षण आते हैं। एक तो इसमें ट्रेमर आते हैं, तो किसी एक हाथ में आइसोलेटेड पिन रोलिंग टाइप ट्रेमर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि पेशेंट माड़ा फेर रहा हो। और कुछ लोगों को दूसरे हाथ में भी 1-2 साल के बाद में ट्रेमर आने लग जाते हैं। और दूसरा इसमें लक्षण है रिजिडिटी, जिसमें पूरे शरीर के अंदर गर्दन से लेकर के पैर तक एक अलग तरह की अकड़न पैदा हो जाती है। और तीसरा लक्षण है ब्रेडिकाइनेसिया, तो पेशेंट जो है वो हर काम बहुत धीरे धीरे करता है, इवन चलता भी धीरे है और उसको कोई भी एक्टिविटी करने में बहुत परेशानी आती है। इवन पेशेंट जो है वो घूमने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, गर्दन भी नहीं घुमा पाता है। और उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, आई ब्लिंकिंग है, खाना पीना करना या कोई भी हाथों से पैरों से कोई एक्टिविटी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वो बहुत धीरे धीरे पेशेंट जो है ये काम कर पाते हैं। इसके अलावा चौथा सिम्टम है ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंस। इसके अंदर पेशेंट को बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है। उसके पोस्चरल रिफ्लेक्सेस, जो स्पाइन के रिफ्लेक्स होते हैं, जो हमें चलते टाइम जिनकी ज़रूरत होती है, वो इसमें वीक हो जाते हैं। तो उसकी वजह से पेशेंट को जो है वो चलते टाइम बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, तो ऐसे पेशेंट जो है वो गिरने लग जाते हैं। तो कुछ पेशेंट्स में जो गेट डिस्टर्बेंस इस तरह की भी होती है कि वो जब चलते हैं तो एकदम से फास्ट हो जाते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते। कुछ में फ्रीजिंग होती है, तो वो चलते टाइम जो है वो उनके पैर ऐसे लगता है जैसे कि गोंद से जो है वो ज़मीन से चिपक गए हों। तो उनके मन में इच्छा होते हुए भी वो अपने पैर नहीं उठा पाते, इसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। और इसके अलावा कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि ऐसे पेशेंट में नींद का भी काफ़ी डिस्टर्बेंस रहता है, और कॉन्स्टिपेशन रहना, यूरिन की फ्रीक्वेंसी में बदलाव हो जाना, मूड चेंजेस होना, मूड स्विंग्स होना, गुस्सा करना, इरिटेबिलिटी होना, ये कुछ एड ऑन फीचर्स भी इसके अंदर होते हैं। इसका जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल होता है। पेशेंट जैसे ही चैम्बर में घुसता है डॉक्टर के, तो उसको देखते ही पता लग जाता है कि पार्किंसन के सिम्टम्स इस पेशेंट को आ रहे हैं। और उसके बाद हम कुछ क्लिनिकल साइन सिम्टम और कुछ क्लिनिकल टेस्ट करके देखते हैं, उससे ये चीज़ कंफर्म हो जाती है। और इसके अंदर जो टेस्टिंग है उसमें एक हम सिर का स्कैन करा के देखते हैं, ये देखने के लिए कि पार्किंसन जो है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, यानी कि किसी सिर में किसी और स्ट्रक्चरल डैमेज की वजह से हुआ है या फिर ये मॉलिक्यूलर लेवल पे जो डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से हुआ है। तो अगर सेकेंडरी पार्किंसन होता है, यानी किसी और प्रॉब्लम की वजह, जैसे कि ट्यूमर है, इन्फेक्शन है, तो उनको हम ट्रीट करते हैं, तो ऐसे पार्किंसन को ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो इडियोपैथिक पार्किंसन है वो जनरली प्रोग्रेसिव होते हैं, वो न्यूरोडिजेनरेटिव होता है, तो वो साल दर साल जो है ऐसे पेशेंट्स के लक्षण बढ़ते जाते हैं। तो उसके अंदर जो मैनेजमेंट होता है उसमें 2 टाइप का मैनेजमेंट होता है, एक तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और एक नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है उसमें तो हम जो दवाइयाँ हैं उनके माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट के शरीर में डोपामिन की मात्रा को बढ़ाया जा सके। तो उसकी जो टैबलेट्स आती हैं, 4-5 क्लास की ड्रग्स हैं, उनको देने से पेशेंट को आराम आ जाता है। ऐसे पेशेंट जो है वो अपनी जो डेली एक्टिविटी है वो काफ़ी बेहतर तरीके से कर पाते हैं और अगले 8-10 साल उनको जनरली दिक्कत नहीं आती। और
नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो है उसमें हम फिजियोथेरेपी और उसके अलावा जो है घर में जिस कमरे में पेशेंट रहता है उसके अंदर कुछ मैनेजमेंट एडवाइस करते हैं, जैसे कि एक कंफर्टेबल हाइट पे हैंडल होने चाहिए उनके बाथरूम में, उनके रूम में, ताकि चलते टाइम जो है वो उसको हैंडल को पकड़ के आगे वॉक कर सके, तो उनकी गिरने के चांस कम हो जाते हैं। और उनके जो फ्लोरिंग है उसमें भी आप जो है जैसे बच्चों के लिए नर्सरी के स्कूलों में लगाई जाती है ऐसी फ्लोर मैटिंग कर सकते हैं, जिससे उनको हेड इंजरी नहीं हो या कोई फ्रैक्चर नहीं हो। और इसके अलावा कोई नुकीले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके आसपास नहीं होने चाहिए। जो भी टेबल चेयर जो होती है उनको हम बोलते हैं कि जो उनके जो नुकीले सिरे उन पर पैडिंग कर दी जाए। और चलने के लिए भी फर्श पे जो है वो अलग अलग कलर की स्ट्रिप्स लगाई जा सकती हैं, ताकि उनको अपना जो रास्ता है उसको तय करने में दिक्कत नहीं हो, पहचानने में दिक्कत नहीं हो। तो इस तरह से हम पार्किंसंस को मैनेज कर सकते हैं और पेशेंट जो है वो धीरे धीरे इसमें बेटर होते रहते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद कुछ दवाइयों को जो है हमें बढ़ाना भी पड़ता है, क्योंकि रिसेप्टर की संख्या दिन प्रतिदिन गिरती जाती है। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको ब्रेन की एडवांस कुछ प्रोसेसेस के थ्रू हम आराम लाने के लिए एडवाइस करते हैं, जैसे DBS, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। उससे भी कुछ पेशेंट्स को जो उसके कैंडिडेट होते हैं पर्टिकुलरली वो हम एडवाइस करते हैं, ताकि उनमें उनकी ज़िंदगी में हम आराम ला सकें। तो दोस्तों, अपने आसपास कोई भी पेशेंट आपको इस तरह के लक्षण वाला दिखाई देता है तो ऐसा नहीं माने कि ये तो बूढ़ा हो गया है इसलिए जो है ये सब लक्षण आने लग गए इसको। तो उसको एक बार न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करवाएं, हो सकता है उसको पार्किंसन हो, तो उसको दवाइयों के माध्यम से उसकी ज़िंदगी में अगले 8-10 साल आप आराम ला सकते हैं। मैं समझता हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इंडस हॉस्पिटल में मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।